Good afternoon, students. So this is the next lecture, lecture 7 for unit 3. So in this video, we will discuss about adsorption at solid interface. So adsorption of material at solid interface can take place from either an adjacent liquid or gas phase. यानी कि सॉलिड के साथ अगर सॉलिड लिक्विड में है तो वहां से भी एड्सॉर्प्शन हो सकता है, और अगर सॉलिड गैस फेज के साथ में है तो गैस का भी एड्सॉर्प्शन सॉलिड के ऊपर हो सकता है. सो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, उसकी एप्लीकेशंस क्या है? रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शनेबल odors from rooms and food. अगर हम कोई ऐसा सॉलिड रख दें रूम पे जिसमें अगर रूम में कोई बैड स्मेल है, यानी गैस के अंदर कोई बैड स्मेल है और वो आके उस पे एब्जॉर्ब हो जाए उस सॉलिड पे, तो वो भी एक इसका एप्लीकेशन है. फूड पर से भी. मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन पाउडर. ठीक है, अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल है उसकी डायमेंशन कैसे मेजर करनी है, तो कई बार हम ऐसी गैसेस को यूज करते हैं जो उनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है पाउडर के ऊपर, और फिर हम वहां से ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ है, तो उसके हिसाब से उसका सरफेस एरिया कितना है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड. डीकलराइजिंग सॉल्यूशंस, यानी अगर किसी लिक्विड में कोई कलर हमें रिमूव करना है तो उसके अंदर हम एक सॉलिड डाल देते हैं, तो जिससे उसमें जो भी कलर है सारा वो उस सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है. एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में हम इसको यूज करते हैं, इस फेनोमेनन को. डिटर्जेंसी में यूज करते हैं, वेटिंग में यूज करते हैं. सो सॉलिड इंटरफेस इज इमोबाइल इन कंपैरिजन टू द टर्बुलेंट लिक्विड इंटरफेस. जस्ट ये एक रिमाइंडर है, पहले भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी. So next we are discussing की degree of adsorption of a gas by a solid depends on chemical nature of the adsorbent. That is जो भी हमने solid material यूज किया है जिस पे गैस एड्सॉर्ब होनी है, उसका केमिकल नेचर क्या है, और केमिकल नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. ठीक है, यानी कि सब्सटेंस बीइंग एड्सॉर्ब्ड, यानी कि गैस का केमिकल नेचर क्या है. सरफेस एरिया क्या है एड्सॉर्बेंट का, यानी सॉलिड मटेरियल का. टेम्परेचर क्या है उस वक्त, और प्रेशर क्या है गैस का जो गैस एड्सॉर्ब होनी है. तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया, क्लासिफाई किया है हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन को. फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है. यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं. ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये मोर स्पेसिफिक होता है. दीज आर कॉमन एट लो टेम्परेचर एंड दीज ऑकर एट हाई टेम्परेचर. हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो लो रहता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल. यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई रहता है 40 to 400 किलो जूल पर मोल. एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल. यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ जो है एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सिल्वर एंड गोल्ड. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो ये जो एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड, ये फ्रिंडलिच जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको स्टडी किया, और उन्होंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी. तो दैट इज द ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस physically adsorbed on a solid and the equilibrium pressure or concentration at constant temperature provides an adsorption isotherm. तो यानी कि अमाउंट ऑफ गैस कितना एड्सॉर्ब हुआ सॉलिड पे एंड वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या था उस वक्त गैस का. ठीक है, सो आइसोथर्म रिफर्स टू अ प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये आपको पता ही है, आइसोथर्म का मतलब होता है कि ऑल द एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं जिसके हम ग्राफ बना रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम्स और मिलीलीटर, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे.
of gas adsorbed on m grams of adsorbent at standard temperature and pressure. यानी x हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम्स और मिलीलीटर ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हुआ m ग्राम्स ऑफ एड्सॉर्बेंट पे यानी कि सॉलिड पे, और उसको हम प्लॉट करते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर के अगेंस्ट में, और यहाँ पे हम लेते हैं मिलीमीटर Hg ऑन द x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हम ऐसे मेजर करते हैं कि जो सॉलिड है उसको हम प्लेस कर देते हैं एक पैन पे, और नोन अमाउंट ऑफ गैस, यानी हमें पता है कि हम कितनी गैस वहां पे पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ ये जो अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज द नोन अमाउंट ऑफ गैस इज अलाउड टू एंटर, एंड द इंक्रीज इन वेट ऑफ द सॉलिड एट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर वो हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितना वेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो ये कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड द अमाउंट एड्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सप्रेस किया गया है इस इक्वेशन से, जो कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म की इक्वेशन है जो कि सजेस्ट की गई है फ्रेंडलिच साइंटिस्ट के द्वारा। यहाँ पे y इज इक्वल टू x अपॉन m इज इक्वल टू kp1 अपॉन n है। x इज, जो मैंने आपको पहले बताया, वेट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट m, p जो है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर है PA में पास्कल में, k एंड n जो है वो कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 39, ये कर्वी लीनियर ग्राफ देगी जब हम x बाय m को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट प्रेशर P, और कांस्टेंट के एन एन जो है इवेल्युएट करे जाते हैं एक्सपेरिमेंट से, और इसको ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट पे, एंड कांस्टेंट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग द इक्वेशन इनटू लॉगरिथम फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखें, जब इस पहली वाली इक्वेशन को हमने लॉग में कन्वर्ट किया, log x बाय m हो गया log k प्लस 1 बाय n log p। तो जब हमने log x बाय m को प्लॉट किया वर्सेस log p, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n, और उसका जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी k। ठीक है। अब गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनिया है, ये बहुत they get readily adsorbed, okay, other than as compared to the other permeant gases जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब हो जाती हैं किसी भी सॉलिड पे। और ये हम कह सकते हैं कि जहां पे हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा गैस का, उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो जाएगा गैस का। अब ये है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अभी हमने इससे पहले जो है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा, अब ये है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुइर ने एक इक्वेशन डेवलप करी, और उनकी थ्योरी ये थी कि भाई जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं गैस के, दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिव साइड्स ऑफ द सॉलिड टू फॉर्म अ लेयर 1 मॉलिक्यूल थिक, यानी मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगे, और सॉलिड के ऊपर एक्टिव साइट्स होती, उन्हीं के ऊपर वो एड्सॉर्ब होंगे और 1 मॉलिक्यूल थिक लेयर बनाएंगे। अब ये साइंटिस्ट का उन्होंने नाम दिया है थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल एट प्रेशर P इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो जो साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी उनको हम थीटा बोलेंगे, और जो फ्रैक्शन ऑफ साइट्स अनऑक्यूपाइड होंगी या नॉट ऑक्यूपाइड होंगी उसको हम बोलेंगे 1 माइनस थीटा। उसके बाद उन्होंने R1 को लिया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और कंडेंसेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द अनऑक्यूपाइड स्पॉट्स। तो जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है या जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, यानी उसका वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऑफ कोर्स जो अनऑक्यूपाइड साइट्स हैं उसके ही प्रोपोर्शनल होगा, तो यानी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा, एंड ऑफ कोर्स टू द प्रेशर, कि कितना प्रेशर है गैस का,
उस पर भी डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे R1 हो जाएगा इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा P। K1 हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन या रेट ऑफ इवेपोरेशन बाउंड टू द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड। जितनी साइड्स ऑक्यूपाइड है यानी थीटा, वहीं से ही डिसॉर्प्शन स्टार्ट होगा, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। K1 K2 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, R1 विल बी इक्वल टू R2। ठीक है, तो जब हम R1 इक्वल टू R2 करेंगे तो K1 1 माइनस थीटा P विल बी इक्वल टू K2 थीटा। इसको हम जब आगे यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये बन जाता है K1 बाय K2 इंटू P अपॉन 1 प्लस K1 बाय K2 इंटू P। अब K1 और K2 को इन्होंने B कर दिया और थीटा को ले लिया Y अपॉन वाई एम। Y का मतलब हो गया मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, एंड YM हो गया मास ऑफ गैस दैट 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट कैन टेक अप व्हेन अ मोनोलेयर इज कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने इक्वेशन में ये B और थीटा को Y अपन YM किया तो ये इक्वेशन बन करके आ गई है और ये रिप्रेजेंट करती है लैंगमुइर आइसोथर्म को। सो जब एक प्लॉट बनाया गया P बाय Y अगेंस्ट P, जब हमने बनाया गया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, और YM एंड B को हमने ऑब्टेन कर दिया स्लोप और इंटरसेप्ट से। सो जो वैल्यू है YM की, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सॉलिड कंसिडरिंग दैट एड्सॉर्प्शन इज मोनोमोलिकुलर लेयर थिकनेस। ठीक है, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से जो YM की वैल्यू निकलेगी उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि सरफेस ऑफ सॉलिड कितना होगा अगर मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन है तो। Langmuir adsorption isotherm is applicable until monomolecular layer is formed. The assumption do not hold at low pressure and when pressure approaches saturation. तो जब saturation हो जाएगा तो अब वहां पे क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेयर बननी शुरू होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। तो उस केस में ये वाली जो इक्वेशन है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके बाद में ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने जब वेरियस मटेरियल्स का हमने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया तो हमने ये देखा कि सभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहे हैं, कुछ सिग्मोइडल कर्व्स आ रहे हैं, कुछ स्टार्ट ही यहाँ से हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स ऑब्जर्व किए। तो जैसे कि टाइप 1 आइसोथर्म है, यहाँ पे सिंपली हमें दिख रहा है कि इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन हो रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर followed by leveling off due to saturation of available specific chemical group and entire surface is covered by monomolecular layer। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है और फाइनली यहाँ पे एक लेवलिंग ऑफ हो गई है, क्योंकि अब जो सॉलिड का सरफेस है वो सैचुरेट हो चुका है, जो उसकी एक्टिव साइट्स थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं और मोनोमोलिकुलर लेयर का जो एड्सॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन ऑन चारकोल। लेकिन वहीं पे हमें एक टाइप 2 आइसोथर्म भी मिला जहां पे हमें एक सिग्मोइडल कर्व हमने ऑब्जर्व किया और वो था नॉन पोरस सॉलिड्स के साथ में। तो फर्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो था वो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन, कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर। जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन भी ऑब्जर्व करी गई उसके अंदर, और ये जो मल्टी लेयर फॉर्मेशन है उसको फिर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्हीं के इनिशियल्स पर ये इक्वेशन रखी गई, उसका नाम था BET। ये तीनों जो BET हैं ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके नाम पर ये इक्वेशन रखी गई। तो ये इक्वेशन यहाँ पे मॉडिफाई हो गई, जो पहले लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की थी उसको मॉडिफाई किया गया फॉर द मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। इसका एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन आयरन और प्लैटिनम कैटलिस्ट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम आयरन या प्लैटिनम को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और नाइट्रोजन गैस एज वन ऑफ द रिएक्टेंट रहता है या एज अ कैटलिस्ट रहता है।
तो वो वहां पे एड्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप 3 आइसोथर्म। यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन रहती है गैस की फर्स्ट लेयर में, वो कम रहती है एज कंपेयर टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, हाँ, तो ये जो है ये थर्ड, यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर का एब्जॉर्प्शन है वो कम है एज कंपेयर टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर्स। इसका एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिलिका और एल्यूमिना। टाइप 4 आइसोथर्म जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है पोरस सॉलिड्स पे। यहाँ पर भी बीईटी इक्वेशन अप्लाई होगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रिप्रेजेंट्स amount of gas required to form a monolayer on the surface. Multilayer formation and condensation within the pores of solid is responsible for the further adsorption. इसका एग्जाम्पल है adsorption of benzene on silica gel. Type 5 isotherm, इसको हम capillary condensation भी कहते हैं, और यहाँ पे adsorption reaches a limiting value before the saturation. तो अभी ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं।